रिश्वतखोरों की टोंक में भीलवाड़ा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग केंद्र के मुख्य प्रबंधक वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल एक चार्टर अकाउंटेंट को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। एसीबी ने सर्च ऑपरेशन में करीब 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये लोग औद्योगिक विकास योजनाओं में गलत रिपोर्ट बनाने, गलत लोन पास करने, फर्जी बिलों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के एवज में रिश्वत की राशि लेकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस कार्रवाई से उद्योग विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं कई अन्य अधिकारी भी एसीबी की रडार पर हैं। इधर एक दिन पहले घोटाले में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पंचायत समिति की महिला सहायक प्रशासनिक अधिकारी वर्षा सेठ को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। महिला अधिकारी ने एलडीसी गणेश की बकाया सैलरी देने के एवज में ये घूस मांगी थी। इसके अलावा रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? ये घूसखोर आखिर मानते क्यों नहीं है? जनता से उसके वाजिब काम के लिए भी रिश्वत क्यों ली जाती है? घूसखोरों की बेल इतनी बड़ी कैसे हो गई है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? कानून सख्त है, फिर भी ये रिश्वतखोर इतने बेखौफ होकर मोटी रकम कैसे मार जाते हैं? इसके अलावा और भी कई सवाल खड़े होते हैं। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, टोंक में भीलवाड़ा में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग केंद्र के मुख्य प्रबंधक वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल एक चार्टर अकाउंटेंट को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। एसीबी ने सर्च ऑपरेशन में करीब 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये लोग औद्योगिक विकास योजनाओं में गलत रिपोर्ट बनाने, गलत लोन पास करने, फर्जी बिलों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के एवज में रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस कार्रवाई से उद्योग विकास में हड़कंप मच गया है। वहीं कई और अधिकारी जो हैं वो भी एसीबी के रडार पर हैं। उपअधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम से ब्यूरो मुख्यालय पर सूत्र सूचना मिली थी कि जिला उद्योग केंद्र टोंक में फाइलें पास करने की एवज में अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा और अन्य दलालों के मार्फत जो जीएम है, जीएम द्वारा सूत्र सूचनाओं को डेवलप किया गया। तकनीकी सर्विलांस पे जीएम डीआईसी टोंक द्वारा दूसरी तरह से दिए गए हैं और इसका पूर्व जो कार्मिक है अजय खंडेलवाल जो अभी डीआईसी बूंदी में प्रतिस्थापित है, वो बूंदी में प्रतिस्थापित होते हुए भी टोंक डीआईसी की सारे कार्य ये करता और इसके कई अनुसार ही वो फाइलें मूव होती है। आज जो तकनीकी सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर अजय खंडेलवाल द्वारा जो
पूर्व में जो पहले तैयार करवाई गई थी उसमें करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि आज शॉर्ट चलते हुए अच्छा है। और इस सहायक का क्या नाम है? ये अजय खंडेलवाल ये इसमें ये सर जिला उद्योग केंद्र। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र थाबाई नेता बीजेपी जुड़ रहे हैं, करणवीर राजपुरा कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं और अनिल गोटवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले आपके पास आएंगे शैलेंद्र जी। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने कई वादे किए थे, कई बड़े दावे किए थे और आपने जो नारा दिया था कि भ्रष्टाचार हटाओ, जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर आपने आरोप लगाया था, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन जो तमाम ये मामले आ रहे हैं घूसखोरी के, आप लोग बना तो रहे हैं कई नियम, लेकिन जो है उसके प्रारूप काम नहीं हो पा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, माननीय भजनलाल सरकार बहुत गंभीर है भ्रष्टाचार को लेकर, और आपने देखा होगा कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति इसमें अपनाई है और समय समय पर किस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। जो भी रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी है उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता को कैसे राहत मिले राजस्थान की, उस पर पूरी तरह से माननीय भजनलाल सरकार सचेत है। नहीं, लेकिन मामले तो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे अभी आज का ही मामला ले लीजिए, जिस तरह से आया है टोंक का मामला, लगातार अधिकारी जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। तो आप लोग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, कार्रवाई उन पर पूरी तरह से की जा रही है, क्योंकि हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। एसीबी डिपार्टमेंट के डीजी साहब ने कह रखा है आप हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर आकर आप वहां पर भी शिकायत दे सकते हैं। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। माननीय भजनलाल सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और हमने इसी गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए जो कार्रवाइयां आप देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है कि जहां पर भी अगर कोई रिश्वत मांगी जा रही है किसी भी काम के लिए जनता से, तो उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी, जब आपने बताया कि भ्रष्टाचार चरम पर था और हमने यही जनता को विश्वास दिलाया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जैसे आपने देखा लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले की बात हो, आपने देखा अभी ईडीआई ने फिर जो संदिग्ध थे उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री सेकंड चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें पूर्व जल संसाधन मंत्री जो थे महेश जोशी जी, उनके करीबी संजय बड़ाया हो, चाहे महेश मित्तल हो, और जितने भी और एक्सीएन और ठेकेदार हैं उन सब के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने जो राजस्थान एक बहुत ही पानी की जहां आवश्यकता थी, जिसका भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो 60% भूभाग रेगिस्तान है और रेतीला है, और यहाँ पानी का कितना महत्व है ये बहन बेटियों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी मैं न केवल राजस्थान पूरे भारत में जल समस्या को दूर करूंगा, और इसीलिए हम एक नल से जल पहुंचाने का एक जल जीवन मिशन, पवित्र मिशन लेकर आए थे, जिसमें भी पिछली कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने जबरदस्त घोटाले कर दिए जो पूरी राजस्थान। लेकिन बात यहाँ जल समस्या की नहीं हो रही है ना शैलेंद्र, बात यहाँ पर घूसखोरी की हो रही है। आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तमाम ऐसे रिश्वतखोर अधिकारी हैं जो मांग रहे हैं खुलकर घूस, बात इस पर हो रही है। चलिए करणवीर जी से निश्चित तौर पर इस पर कठोरता से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से कानून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कठोर बनाया है। आप देखिए, हम चाहते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों में डर हो, उस डर को और कैसे बढ़ाना है इस पर माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह सजग है और काम कर रही है।
ठीक है, करणवीर जी से जवाब ले लेते हैं। करणवीर जी, देखिए, जब सरकार तैयारी कर रही थी आने की, जब चुनाव में उतरी थी बीजेपी, तो लगातार ये दावे कर रही थी, आपकी सरकार पर हमला कर रही थी कि ये जो है विपक्ष पर हमला कर रही थी कि जो सरकार है गहलोत सरकार, वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, लगातार भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वहाँ पर, घूस मांगते हैं, तमाम ऐसे आरोप लगे आप पर, और अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाकर भागना। लगातार जनता को राजस्थान नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर इन्होंने गुमराह किया। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। जिस खान विभाग की बजरी घोटाले की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, आज आप देखिए उस बजरी के अंदर स्वयं पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। लगातार वही भ्रष्टाचारी काम लगातार निरंतर अनवरत जारी है। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उसके दो मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, देवड़ीलाल मीणा जी इसी बात से खफा थे कि लगातार जीरो टॉलरेंस की बात केवल भारतीय जनता पार्टी चुनावों में करके आई है, परंतु धरातल पे कहीं भी वो साबित नहीं हो रहा है। ये तो देखो नेताजी जी, विभागीय कार्रवाई है, ये विभागीय कार्रवाई हो रही है और पुलिस का काम है जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको पकड़ना। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बड़ी मछलियां हैं जो बड़े मगरमच्छ है, मंत्री है, स्वयं इनके महकमे के लोग इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उन बड़े लोगों पर भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, उन लोगों को वो वसूली करते हैं। वो चाहे खान विभाग के अंदर मान लीजिए, चाहे बिजली विभाग के अंदर मान लीजिए, चाहे दूसरे एजेंसी की बात मान लीजिए। और शैलेंद्र जी बार लगातार यहाँ बात कर रहे थे ईडी की कार्रवाई हो रही है। आप मेरे को बताइए शैलेंद्र जी, ईडी की कार्रवाई का रेशियो क्या है? कितने लोगों को ईडी ने आज तक सजा दिला पाई? ठीक है, हम इसका जवाब शैलेंद्र जी से ले लेंगे, जो भी आपने आरोप लगाए करणवीर जी। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, देखिए, एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं राजस्थान की बन गई है घूसखोरी। लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों का इलाज क्या है, क्योंकि जिस तरह से भजनलाल सरकार तमाम तरह के कानून भी इसको रोकने के लिए बना रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। देखिए, कोई भी सार्वजनिक वितरण की प्रणाली हो, विकास का कार्य हो, चाहे वो राज्य सरकार का विकास डेवलपमेंट कराए, चाहे केंद्र सरकार पैसा भेजे और उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जी, जो ये योजनाएं लाती है, या योजनाओं में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती है। रहा सवाल, जैसे आपने कहा बजरी का, कि चूंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है और एक माइंस पॉलिसी जो थी पिछले कुछ समय से, उसको सरकार अपने स्तर के ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि इस तरह से आप बजरी का वितरण या माइंस का अलॉटमेंट करें, वो अलॉटमेंट करने में सरकार ने देरी की। इस वजह से बजरी जब अवेलेबल नहीं हुई तो बजरी के भाव बहुत आसमान में छूने लगे और आम जनता त्रासदायी हुई, और जो बजरी माफिया है वो नए डेवलप हो गए। जब नया पैसा नई कुछ बिना काम करे अगर आ सकता है, तो उसमें जो हमारा जो एक यूथ है या जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो उसके अंदर घुस गया, और जहां लाभ का प्रॉफिट है वहां पर ये सारा सिस्टम एक नए ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप हो गया। अब इसमें इन्होंने जो रोक लगाता है, चाहे वो माइंस विभाग हो, वन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, तो उनमें से कुछ लोगों को तोड़ने के लिए, उनमें से कुछ लोगों को विन ओवर करने के लिए उनको रिश्वत देते हैं, और कुछ अधिकारी इसकी भेंट चढ़ जाते हैं और वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम एक कोई पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी ऐसी हो कि वो किसी माफिया को पनपने नहीं दे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताऊं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर हमारा जो हित है सरकार के अंदर जो है भ्रष्टाचार को लेकर, वो एक्ट इसलिए बना कि जो ईमानदार अधिकारी है उसको तो प्रोटेक्शन मिले, और जो बेईमान है, जो निकम्मा है, जो जनता से पैसे मांग रहा है। मैं आपको उदाहरण दूं कि नगर पालिका, नगर निगम के अंदर आम आदमी का काम पड़ता है और वो उसको 2 दिन किसी को पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता है और उसको जन्म तिथि का पत्र निकलवाना है। अगर वो 2 दिन लेट हो गया तो उसकी फ्लाइट लेट हो जाएगी, तो वो सोचता है कि मैं
इसको विन ओवर करूं, और वो पैसे की डिमांड कर देता कि इसको आवश्यकता है इसलिए मैं 2 दिन डिले करूंगा तो ये अपना पैसा देगा। तो ऐसे सिस्टम को वहां पर हमें सिस्टम को कोई ना कोई तरीके से हटाना चाहिए कि 1 to 1 आई कांटेक्ट ही नहीं हो उनका। वहां पर एक ऐसा मैं ये मान के चलूं कि ऐसी वो नीति बनाई जानी चाहिए जो पारदर्शी हो और उसको अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई आपको आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है उसका निस्तारण आप 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए, 1 वीक में करिए। जब अगर आदमी को, आम जनता को ये पता लग जाएगा कि मेरा निस्तारण 3 दिन में हो जाएगा तो वो वेट कर लेगा। लेकिन वो उसको पता है कि ये तो 3 महीने लगा देगा, तो उससे वो डिमांड करता है और ये भ्रष्टाचार पनपता है। मेरा ये मानना है कि अकेले पुलिस या आप एंटी करप्शन ब्यूरो से ये अपेक्षा करें कि हम ये सारा खत्म कर लेंगे, तो यहाँ तो हर शाख के ऊपर आदमी ऐसे बैठे हैं भ्रष्टाचारी, वो नहीं कर सकते। इसमें जब तक एक गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई डिसीजन विभाग का अध्यक्ष या उनके ऐसे जिनकी शिकायतें आती है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको कंपलसरी रिटायरमेंट करके भेजे। आप ईमानदार आदमी की भी शिकायत मिल सकती है, उसकी जांच कराएं, उसको प्रोटेक्शन दें। अब मेरा ये कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार पनपता है ये संस्थागत कैसे हो जाता है, ये नीचे से लोगों को ये समझ में आता है कि ये नीचे से भ्रष्टाचार कर रहे हैं या ये ऊपर से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं आपको ये मछली कब पानी समुद्र में पी जाती है, तालाब में पी जाती है, कोई पता ही नहीं लगता है। ये उस तरह का सिस्टम है। जब हमारे पास शिकायत आती है उसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको एक जो प्रक्रिया है निर्धारित, उसका प्रक्रिया करके और उसका ऑडियो टेप करते हैं, फुल प्रूफ केस बनाते हैं और उसके बाद में ट्रेप की कार्रवाई की जाती है। हमें इसके साथ साथ ऐसे जो मछली पानी पी जाती है उसका पता नहीं लगता, उनके ऊपर हमें चोट करनी है। जैसे कि लोग बाग किसी की शिकायत ही नहीं आ रही है और उसने 5 मकान ले लिए, 2 प्लॉट ले लिए, उसके पास ठेके हैं या उसके पास ये जमीन है या वो इतना बिजनेस बढ़ा लिया, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जाए, इंटेलिजेंस कलेक्ट करें और उनके ऊपर चोट करे बिना हमारे पास शिकायत आए। ऐसा करके हमें उन जो बड़े वो है जो भ्रष्टाचारी है उनको आइडेंटिफाई करने की भी आवश्यकता है। जब बड़े भ्रष्टाचारी आइडेंटिफाई होंगे तो नीचे वाले अपने आप हतोत्साहित होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शैलेंद्र जी आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से अभी करणवीर जी ने कई आरोप लगा दिए, उन्होंने कहा कि कई मंत्री ऐसे हैं जो ये सब इसको बढ़ावा देते हैं, तो मतलब कि सरकार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, यानी जो लोग उनके नीचे हैं उनसे ऐसे तरह के काम करवा रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता को अगर कोई बात रखनी है भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री के संदर्भ में, विधायक के संदर्भ में, तो तथ्यों के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल न्यूज चैनल है और यहाँ पर सिर्फ आकर आरोप लगा देने से कोई काम नहीं चलता। अगर आपके पास तथ्य है, तर्कपूर्ण आप बात करेंगे तभी वो स्वीकार की जाएगी, अन्यथा तो ये अनर्गल बात है। जो भी उन्होंने आरोप लगाए बिल्कुल झूठे, मनगढ़ंत है, आधारहीन है। मैं आपको बताऊं, ये आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे थे कि साहब ईडी की कार्रवाई का क्या निष्कर्ष निकलता है। आप देखिए ईडी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत पुख्ता और सिंह मालिया के ऊपर कार्रवाई चालान पेश। अरे पहले सुन लो भ्रष्टाचारी ठीक है करणवीर जी, इसके बाद आपके पास आएंगे, पहले सुन लीजिए शैलेंद्र जी। राहुल गांधी भ्रष्टाचार में बेल पर बाहर है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र भ्रष्टाचार है, तो इसलिए आप इनको बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ लेकिन आरोप तो देखिए शैलेंद्र जी बीजेपी पर भी लगे, ईडी को लेकर खासकर जिस तरह से आप ईडी का नाम ले रहे हैं, ईडी का नाम। मैं आप पहले मेरी बात पूरी कर लूं साहब, मेरी बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो इन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई का रिजल्ट ये रहता है कि जब ईडी चालान पेश कर देती है उसके बाद आपको मालूम है 97% कन्विक्शन रेट है ईडी की।
क्योंकि ईडी जो है सारे सबूतों को इकट्ठा करती है, पूरी तरह से बयान लेती है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाती है, पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ती है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से कोई भी आरोपी छूट नहीं पाता है, इसलिए उसकी कन्विक्शन रेट 97% है। अब बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र भ्रष्टाचार का रहा है, चाहे सोनिया गांधी जी की बात कर लो, राहुल गांधी जी की बात कर लो, या इनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा जी की बात कर लो, सारे भ्रष्टाचार में जेल से बाहर है, बेल पर है। तो ये ना बताएं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और बता दूं मैं इनको एक आंकड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब शासन चल रहा है, जो आप देखिए भारत की जनता ने उनको तीसरी बार फिर चुनकर भेजा है, प्रधानमंत्री बनाया है। हमने पिछले 10 सालों में 1.25 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति और नकदी भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की जब्त की है और 4000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। और इनके समय में जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए का शासनकाल था, तब मात्र 2.5 से 3 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, जो अपने आप में बताती है कि कौन भ्रष्टाचार को संरक्षण देता है, कौन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। लेकिन शैलेंद्र जी, जो ये सब कार्रवाई हुई है वो विपक्ष पर तो ही है, विपक्ष नेताओं पर तो हुई है, और खासकर देखिए जिस तरह से अजीत पवार का नाम लेकर लगातार विपक्ष हमला करता रहा है बीजेपी पर, कि अजीत पवार से कुछ दिन पहले उन पर कई आरोप लगाए, पीएम मोदी ने भी कई आरोप लगाए कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अजीत पवार, फिर अपनी पार्टी में शामिल हो गए। तो तमाम तरह के आरोप आप पर लगते रहे, आपकी पार्टी पर लगते रहे हैं कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें विपक्ष के नेता आकर धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। और ईडी की खासकर कार्रवाई को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती है। आप देखिए कि अगर नेताओं की बात की जाए तो 20% नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है, 80% अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर ईडी की कार्रवाई ये बताइए। ठीक है करणवीर जी, आएंगे आपके पास। जी ठीक है, आएंगे करणवीर जी, आपके पास आएंगे, पहले सुन लीजिए। और जहां तक रही राजस्थान की बात, तो माननीय भजनलाल सरकार जिस दिन बनी थी राजस्थान में, उसी दिन से हमने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग एसआईटी गठित कर दिया था, जो मिड डे मील घोटालों की जांच कर रही है, जो जल जीवन मिशन जैसे पवित्र जो मिशन था उसकी जांच कर रही है। किस तरह से आपने देखा पेपर लीक माफिया में जो जबरदस्त भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया संरक्षण और अपराधियों को फरार कर दिया गया था, उसके भ्रष्टाचार को खत्म किया। किस तरह से आप देखिए आरपीएससी जो घोटालों का गढ़ बन गई थी, उसको क्लीन अप करने का काम किया जा रहा है, सारे मेंबर्स की पूरी संपत्ति की जांच की जा रही है, और अधिकारी और कर्मचारियों की संपत्तियों पे जो आपने अभी सुना था कि जो पूर्व अधिकारी उन्होंने कहा था, तो उन पर भी जांच की जा रही है कि किस अधिकारी कर्मचारी के पास कितनी संपत्तियां हैं, कहीं आय से अधिक उनके पास संपत्ति नहीं है, उससे भी क्वेश्चन किया जाएगा। जहां तक रहे आप देखिए शराब माफिया, खनन माफिया, इन सबको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के राज में पनप गए थे, जिनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पनपा दिया था, संरक्षण दिया था, भ्रष्टाचार की थी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे राजस्थान को झोंक दिया था भ्रष्टाचार में। हर व्यक्ति, हर अधिकारी, कर्मचारी, जो विधायक है, वो लूट की छूट उनको दे रखी थी। अब माननीय भजनलाल सरकार उस सब सिस्टम को दुरुस्त कर रही है। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, इन्हीं के समय में डीजीपी एसीबी रहे थे बीएल सोनी जी, अगर आपको ध्यान हो मेरे साथी को, तो उन्होंने कहा था कि अब भ्रष्टाचार इस लेवल पर पहुंच चुका है कि मंथली नहीं, हफ्ते लिए जा रहे हैं अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो हुई थी उसको क्लीन अप करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है, और निश्चित तौर पर आप देखिए आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारियों में डर बैठेगा। हम पूरी सख्ती से इस पे निपटेंगे, और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, नियम अनुसार उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी मिलेगी। हमने कम से कम, अभी आपने देखा होगा, कम से कम 25 मामलों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हमने दिए, जो ये बताता है कि हमारी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए करणवीर जी से जवाब ले लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हेमंत बिस्वा के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, वो ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या उसका चालान पेश हुआ या नहीं? अजीत पवार, नारायण राणे, महेंद्रजीत सिंह मालविया आपकी सरकार के अंदर, अभी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब भारतीय जनता पार्टी महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। आज वो शैलेंद्र जी की पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर जांच को कितना आगे लेके गई? क्या उनको केवल
भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने तक ही आपने ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, या उनको ईडी या सीआईबी की कार्रवाई का डर दिखाया था? साथ ही आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा के भागने का काम करती है। मुझे आप ये बताइए, कितने लोगों को सजा हुई है अभी तक ईडी के मामले में? अभी भी वर्तमान के अंदर आप जिस तरह से देखेंगे, दो मुख्यमंत्री जेल में गए हैं ईडी के समन पर। आप वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेता शामिल हो जाता है, उस वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाता है, तो वो साफ और नीट एंड क्लीन हो जाता है। इस तरह के तमाम उदाहरण आपको पूरे भारत में और राजस्थान में मिलते रहेंगे। इसी के साथ अगर अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले, जिस खान घोटाले की और जिस बजरी माफिया की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, मैं तो शैलेंद्र से पूछना चाहता हूँ, क्या आज बजरी माफिया सक्रिय है या नहीं? पुलिस के ऊपर बजरी माफिया किस तरह कंट्रोल है? बजरी माफिया लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, उनके साथ मिली भगत है, वो लगातार चोरी कर रहे हैं, और इनके स्वयं के मंत्री का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भजन लाल जी की सरकार से। किरोड़ी लाल मीणा जी इस्तीफा देके बैठे हैं इस बजरी माफिया के मामले में। और अब उनको बताऊंगा, जिन अधिकारियों को आपने बहाल किया है भजन लाल की सरकार ने आते ही अपने रिश्तेदारों को अपने साख के दम पर, उनकी भी चर्चा शैलेंद्र जी आप करते चलिए। लगातार आरोप लगाना एक अलग विषय है, भ्रष्टाचार के मामले में अफसरों के में सरकार मुकदमा दर्ज करने की परमिशन तक तो नहीं देती है। आप बात करें जीरो टॉलरेंस की, तो आप सत्यता पे आइए, जनता को गुमराह नहीं। अगर ये विभागीय कार्रवाई हो रही है, स्वागत है इसका। राजस्थान के अंदर जो जनता का हक मारेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, और जो अपराधी पकड़े गए उनको सजा देना पुलिस का काम है, शासन प्रशासन का काम है। पर बड़ी मछलियां, जो बड़े अधिकारी है, बड़े मंत्रियों की शैब के अंदर जो लोग पल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, देखने वाली बात ये है। ठीक है शैलेश जी, जवाब दे दीजिए। तमाम आरोप लगा दिए करणवीर जी ने आप पे। देखिए, मैं इनको पहले तो बता देना चाहता हूं कि चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी हो, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालविया हो, चाहे अजीत पवार जी हो, किसी भी का मुकदमा विड्रॉ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने या महाराष्ट्र की सरकार ने। सबके सुन लो अब सुनने ठीक है, आप सुन लीजिए करणवीर जी। आज तो आपकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी टीवी चल रही है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। करणवीर जी आपने बोल लिया, जेल में कब जाएंगे, कार्रवाई कब होगी? अब सुन लो, ये सुनेंगे नहीं डिबेट में। इनको मैडम बोलिए सुनने की आदत डालें, कांग्रेस पार्टी के लोग सुनने की आदत डालें। तो इनकी तरह नहीं है जैसे जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी। तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, सपा के नेता हो मुलायम सिंह यादव, बसपा की नेता हो मायावती जी, या आरजेडी के नेता हो लालू प्रसाद यादव, इन सब के खिलाफ इन्होंने मुकदमे विड्रॉ किए हैं, बाकायदा विड्रॉ कर लिए थे भ्रष्टाचार के मुकदमे, चाहे वो डीएमके हो। तो ये ना कहें कि क्या कार्रवाइयां चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता के प्रति कोई कार्रवाई विड्रॉ नहीं की है, सारे अनुसंधान में चल रहे हैं। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत सजा भी होगी। ये बात दूसरी बात ये बोल रहे थे बजरी माफिया। अगर इनको मैं याद दिला दूं, भजनलाल सरकार जैसे ही बनी, हमने 1 महीने के बाद अवैध खनन, अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, और 1 महीने में हमने हजारों ट्रैक्टर जब्त किए, हमने कम से कम 150 से 200 मुकदमे दर्ज किए, हमने 500 से 700 अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया। तो अवैध खनन को हमने रोकने का काम किया है, अगर आपको आंकड़े पता हो। दूसरा, जो हमने लीजें थी, जो बजरी की लीजें थी, उनकी केंद्र से एनवायरमेंट क्लियरेंस ली, राज्य से पॉल्यूशन क्लियरेंस ली, और उन लीजों को चालू किया ताकि राजस्थान की जनता को सस्ती बजरी मिल सके। हमने माफियाओं को खत्म करने का काम हमने कर रहे हैं, चाहे पेपर लीक माफिया हो, जिसमें आपने देखा हमने 115 से अधिक अपराधी जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने फरार कर दिए थे, उन सबको गिरफ्तार करने का काम किया है। सुनिए तो सही, साइबर क्राइम में मालूम है ना आपको, मेवात में 35% से ज्यादा साइबर क्राइम को हमने खत्म करने का काम किया है, और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी बनी हुई है। हमने एक पुलिस ने जो ऑपरेशंस किए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 10,000 से अधिक अपराधियों को अरेस्ट करने का काम किया है, जिसमें वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, चाहे वो फरारी काट रहे हो, चाहे वो इनामी हो, चाहे वो
वारंट जो वारंट से तलब किए जाने वाले हो कोर्ट के, वो वारंटीज हो, उन सबको गिरफ्तार करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। और राजस्थान को हम क्लीन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने जो 5 साल कुशासन दिया, भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण की नीति की, जिस तरह से महिलाओं की आबरू लुटती रही, किस तरह से आपने देखा होगा कि गैंग वॉर आए दिन सड़कों पर होते रहे। एक भी गैंग वॉर हुआ है क्या? एक भी शराब माफिया के नाम? ठीक है करणवीर जी, आएंगे आपके पास। सुन लीजिए पहले शैलेंद्र जी को, आएंगे इसके बाद आपके पास ही आएंगे। हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी नीति जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उन सब की नियत सोच यही है कि कोई भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी भी शिकायत मिलेगी उसको कानून के तहत सजा दिलाने का काम माननीय भजनलाल सरकार करेगी। ठीक है करणवीर जी, जल्दी अपनी बात खत्म कर लीजिए, अनिल जी के पास। जी झूठ परोसना बंद कीजिए। पिछले बताइए ना, आपके पास तथ्य क्या है? आप आरोप लगाते हो, कोई तथ्य तो बताओ, कोई आंकड़ा तो बताओ, कोई तरकीन बात। ठीक है, सुन तो लीजिए शैलेंद्र जी। तथ्यों के साथ बात करेंगे। पिछले 5 माह में 1644 बच्चियां हैवानियत का शिकार हुई है। हर दिन 12 बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही है। आपके समय में 5000 का आंकड़ा था आपको। अरे कांग्रेस पार्टी के समय में 5000 का आंकड़ा था। हमने 40%। लेकिन शैलेंद्र जी आंकड़े, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, 20,000, लेकिन घटनाएं तो अभी भी घट रही है ना शैलेंद्र जी। 20,000 घट रही है। हमने यही कहा है कि अपराध कम हो रहे हैं। आप अगर अपराधों का ग्राफ देखेंगे पिछले 5 साल में, तो अपराधों का ग्राफ घटा है। चाहे वो महिलाओं से संबंधित अपराध हो, चाहे जनता से संबंधित अपराध हो, किसी भी तरह के अपराध में कमी आई है। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है, चोरी हो, डकैती हो, लूटमार हो, गैंग वॉर हो, आप बता दीजिए। ठीक है करणवीर जी को सुन लीजिए। ठीक है शैलेंद्र जी, आएंगे आपके पास। करणवीर जी को सुन लीजिए। गुमराह मत कीजिए, जनता जानती है। 20,000 मुकदमे 8 माह के अंदर, ये आपका काला चिट्ठा बताता है। राजस्थान की जनता पिछले 8 माह के अंदर आपका शासन देख चुकी है, उनका मोह भंग हो चुका है। और लोकसभा के अंदर जिस तरह का वो परिणाम आया है राजस्थान से, वो आपको बताने के लिए काफी है कि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार बेपटरी है। जिस डबल इंजन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका दोनों इंजन सीज है। शासन प्रशासन बेलगाम है। जनता के अंदर कानून का इकबाल खत्म हो गया है। आपकी कोई भी योजना आपने कांग्रेस सरकार की जो जनहित योजना थी उसको सुचारू रूप से चालू करने का काम नहीं किया, उसको केवल अटकाने का काम किया है। आज फिर से इसी तरह का जिलों का रिव्यू करने का आपने दुस्साहस किया है, उन जिलों को खत्म करने की कोशिश की है। जनता जवाब अवश्य देगी शैलेंद्र जी, आप सोचिए। ठीक है अनिल जी, आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से अभी करणवीर जी भी कह रहे थे कि लोगों में डर नहीं है, और अगर हम देखें लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि अधिकारी जो बड़े लेवल के हैं वो भी खुलकर रिश्वत ले रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। हालांकि देखिए उनमें डर खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर नहीं है। भजनलाल सरकार कानून तो ला रही है, इसको लेकर सख्ती भी हो रही है, लेकिन डर नहीं है उनके अंदर, ऐसा लग रहा है। नहीं देखिए, अगर हम पिछले 3 साल के आंकड़ों को कंपैरिजन करेंगे तो कोई ऐसा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं हुआ है। हाँ बड़े कुछ पकड़े गए होंगे, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछली रिजीम में भी कई पकड़े गए कलेक्टर थे और थे। लेकिन ये एक विषय नहीं है। विषय ये है कि हम इसके ऊपर चेक कैसे लगाएं। तो एक भजनलाल जो सरकार है, जैसे अभी आया था पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठित की है। ऐसे ही अगर मान लो हमारे एसीबी का कोई एक अधिकारी था, तो उन्होंने एक नए अधिकारी को चैलेंज देके कहा कि भाई इस भ्रष्टाचार को खत्म करना, उनको लगाया है एक ईमानदार अधिकारी को वहां पर। तो ये कुछ अब इसके अंदर संवेदनशील, पारदर्शी और प्रशासन अच्छा देने वाले और अकाउंटेबल अफसर, हमारे ईमानदार अफसर लगाए जाने चाहिए। अभी तक सामने ये आया है कि जो भी सिस्टम है उसमें सुधार की प्रक्रिया देखी है। मैंने एक सिस्टम जो देखा है वो शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन माननीय चीफ सेक्रेटरी जो महोदय हैं, उन्होंने जाके हर ऑफिसेज का औचक निरीक्षण शुरू किया। उसका फायदा क्या हुआ? इनडायरेक्टली जो फाइल भ्रष्टाचार के लिए 2-3 महीने पड़ी रहती थी, उन्होंने कहा कि इस फाइल का डिस्पोजल आप आज नहीं तो इसका 3 दिन या 2 दिन में। तो मैंने तो जो नोट किया है, और वो बहुत अच्छा सुशासन देने की दिशा के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है।
वो सरकार के द्वारा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा किया जा रहा है। अब फाइल अगर एक अधिकारी के टेबल पे आती है तो उसको शाम तक निस्तारण करना, अब 8 घंटे भी नहीं, 4 या 5 घंटे का हो गया। तो वो भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए ये एक माध्यम बहुत है। तो ये सरकारी, दूसरा मेरा ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल हमारा सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा काम में लेना चाहिए कि भाई कोई शिकायत है किसी भी विभाग की तो वो ईमेल कर दे, वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वहां अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसका एक टाइम निर्धारित करे तो लोग वाग बजाय इसके, हाँ व्हाट्सएप नंबर उन्होंने मेल किया है और ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि जनता में एक जागरूकता आई है कि इस नंबर पे शायद हम करेंगे तो हमारी कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि एसीबी के पास में कोई शिकायत आई हो और वो रुकी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें भी हमें और आवश्यकता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए, उनको उनकी कोई जो शिकायतें हैं कि उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिले। मैं तो कह रहा हूँ 1 to 1 आई कैमरा लगाए जाए, वहां आपके वीडियोग्राफी करी जाए कि कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है, रजिस्टर मेंटेन हो तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये चेक हो रहा है, भाई ये इतने आदमी आए थे और सर्विलांस चेक करें। विभागाध्यक्ष जब तक इसके अंदर इन्वॉल्व होके काम नहीं करेंगे तो ये भ्रष्टाचार को अकेला एक भ्रष्टाचार। लेकिन अनिल जी देखिए, ये बार बार कहा जाता है कि जब तक ऊपर के अधिकारी संलिप्त नहीं होंगे तब तक ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो भी तो संलिप्त होते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। नहीं, ये उनको कैसे रोका जा सकता है? हाँ नहीं, उसको रोकने के लिए आपको संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आप ये नहीं है कि तो मेरा मिलने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है या किसी की सिफारिश आ गई है, इसको 2 साल का पोस्टिंग, आप क्यों नहीं उसको एक पॉलिसी बना देते हो कभी आपको 2 साल रुकना है, 2 साल में भी अगर शिकायत करे तो आप उसको ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ऐसी बनाइए। ईमानदार अधिकारी का बैकग्राउंड, उसकी सर्विस रिकॉर्ड देख के ऐसे पदों के ऊपर उनको लगाया जाए और उसके बारे में मॉनिटरिंग की जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आप जिसको, अच्छा एक बार यहाँ ऐसे उदाहरण है कि जो ट्रेप हो गया, जेल चला गया, जेल से वापस आ गया, वापस उसी पद पे लगा दिया, तो ये जनता के अंदर ऐसा मैसेज जाता है कि भाई अभी ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। तो ये पॉलिसी कम से कम बनाई जाए कि जो एक बार भ्रष्टाचार के अंदर बंद हो गया इसको नौकरी से बाहर करो, नयों को भर्ती दो, नयों को कोई मौका दो कि भाई वो आएंगे काम करेंगे। लेकिन हमारे इसके अंदर कानून के अंदर भी कुछ त्रुटियां हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमें समय सीमा एक निश्चित करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति अधिकारी पकड़ा गया है तो उसका 3 महीने के अंदर हम कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे, उसकी वो जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है हम पास कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो यहाँ से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। ये एक जनता के समझ नहीं आता है और वो प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। और सर्विस से डिबार करने के अंदर भी कुछ, तो मैं कह रहा हूँ सर्विस रूल्स को थोड़ा इजी बनाया जाए ताकि उनके ऊपर बैलेंस चेक लगे और ये सारे पारदर्शी संवेदनशील जो हमारे विभाग हैं, और चाहे वो भ्रष्टाचार विभाग हो या अन्य विभाग हो, उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए। ठीक है शैलेंद्र जी, फाइनल कमेंट कर दीजिए, समय कम है। इनडायरेक्टली तारीफ भी कर दी है आपकी सरकार की अनिल जी ने। जी नहीं, निश्चित तौर पर अगर काम हो रहे हैं तो तारीफ भी करना बनता है। आप देखिए जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार चल रही है कि मुख्य सचिव जगह जगह जाकर विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरह से स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को कैसे राहत मिले, उनको बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, फाइल अननेसेसरी टेबलों पे नहीं रुके ताकि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो सके। तो ये बात अगर जनता कह रही है और स्वयं अधिकारी कह रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ कैसा शासन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र भ्रष्टाचारी रहा है तो इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार पे बात करने की। लेकिन माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से आप देखिए जीरो टॉलरेंस पर चल रही है और हम राजस्थान से भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है करणवीर जी, फाइनल कमेंट कर दीजिए। भजनलाल सरकार को दावों पे नहीं हकीकत पे जाना चाहिए, मैदान में उतरकर जनता की नब्ज देखनी चाहिए कि किस तरह के भ्रष्टाचार अस्पताल में, जिला कलेक्टरी कार्यालयों में,
पुलिस मुख्यालयों में, थानों में, तहसीलों में हो रहे हैं, इसकी वानगी आपको खुद मिल जाएगी। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी एक नियम लेके आई थी, आपको मालूम होगा, शायद ये बैठे हैं, नॉन परफॉर्मिंग और डाउटेबल का, इस तरह का नियम लेके आई थी। और वो काम कौन करेंगे? इनके विधायक, मंत्री और प्रधान पार्षद, उनकी सिफारिश पे ये तय होगा। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को डराने का काम है, उनको रिश्वत, उनको ऑब्लाइज करने का काम है। और ये दलाल जिस तरह का एक प्रपंच इन्होंने तैयार कर रखा है अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू, वो कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करना होगा। इनको अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की, काम करने की छूट देनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।